पहले नवोदय विद्यालय में भी सिलेक्ट हो चुके हैं। नवोदय विद्यालय को छोड़ के ये केंद्रीय विद्यालय में आए हैं। जो इंटरव्यू चलेगा वो प्योर इंग्लिश में चलेगा, प्योर हिंदी में चलेगा। सभी टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़े थे, मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़े थे। नवोदय विद्यालय का बड़ा अच्छा वो था, मेरा एक्सपीरियंस था। उनके पास एक छोटा सा पेपर वेट रखा था सर, वहाँ पे पेपर वेट था वो उनका हेक्सागोनल टाइप का। हाँ, तो उन्होंने जो थे वहाँ पे टीचर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, उन्होंने तुरंत उसको उठाया और मुझे दिया, बोले आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कुछ कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू है। इंटरव्यू का मतलब होता है वो आपको सिर्फ देखना चाहते हैं कि आप क्या। इंटरव्यू का कोई वेल डिफाइंड सिलेबस तो है नहीं। नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ हैं पीजीटी मैथमेटिक्स मिस्टर शैलेंद्र कुमार सहारन। सर आपको अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस बताएंगे। इनके इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस क्या थे, क्या क्या इनसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे और सब्जेक्ट से बाहर भी क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके साथ साथ आप में से बहुत से लोगों के डाउट्स ये रहे हैं कि जो इंटरव्यू चलेगा वो प्योर इंग्लिश में चलेगा, प्योर हिंदी में चलेगा। इंटरव्यू जो सिटी रहने वाली है वो क्या हमारे होम स्टेट में ही रहेगी या बाहर जाएगी, उन सभी बातों के बारे में सर डिस्कस करेंगे। और सर के आपके साथ सर जो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाले हैं। और उसका रीज़न ये है कि सर इससे पहले नवोदय विद्यालय में भी सिलेक्ट हो चुके हैं। नवोदय विद्यालय को छोड़ के ये केंद्रीय विद्यालय में आए हैं। और एक बड़ी बात ये भी है कि सर हमारे स्कूल की सीनियर टीचर हैं पीजीटीज़ में, तो सर को इंचार्ज प्रिंसिपल बनने का भी मौका मिलता है, तो उसके अनुभव भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स होते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं, उसका जो पैनल बनता है, कमेटी बनती है, उसमें भी सर बैठते हैं। तो सर किस प्रकार से इंटरव्यू लेते हैं वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि सर के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो ये मान के चलो कि एक एक एक्सपीरियंस है वो गोल्डन है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का भी नॉलेज सर आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी बोलेंगे कि जो इंटरव्यू कमेटी है उसकी क्या साइकोलॉजी हो सकती है, किस प्रकार के साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, वो सारी बातें सर आपके साथ शेयर करेंगे। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना जो वैल्यूएबल नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करें। और सर का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट टाइम अपना निकाला, क्योंकि आपको पता है कि और आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, केंद्रीय विद्यालय में सबसे बिजी टीचर होते हैं जो साइंस स्ट्रीम के टीचर्स होते हैं वो, क्योंकि किसी को कोई डिपार्टमेंट देखना होता है, तो वो बहुत सी बातें हैं। चलो वो तो अब हमारे इंटरव्यू की बात नहीं है, वो आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तब आपको पता चल जाएगा। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेके और आज केंद्रीय विद्यालय में आने तक के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे आपके साथ शेयर करें, ताकि उससे आप लोगों को फ़ायदा हो। शैलेंद्र सर। धन्यवाद संजय दलाल सर। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सहारन है। मैं पीजीटी मैथमेटिक्स हूँ केंद्रीय विद्यालय दिरांग में, और 2018 से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं 2017 से नवोदय विद्यालय में था, एज ए पीजीटी मैथमेटिक्स ही में था वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया और उसको क्रैक करके फिर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अपनी क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 2003 में मैंने ग्रेजुएशन किया था और 2005 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद मैंने टीचिंग किया है, प्राइवेट स्कूल में मैंने टीचिंग किया विदाउट बीएड। मैंने बीएड किया है 2016 में। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2005 से 2016 में आई थिंक 10 साल का मेरा जो है गैप रहा है। 2016 के आसपास आके मुझे लगा कि अब टीचिंग जो है अगर करनी है तो करना ज़रूरी है, और गवर्नमेंट जॉब में ही टीचिंग करने का मज़ा है। तो फिर मैंने बीएड किया, उसके बाद मैंने पहले नवोदय और फिर उसके बाद केंद्रीय विद्यालय का मैंने एग्ज़ाम जो है यहाँ पे निकाला था। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि सर उसके एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करें। शैलेंद्र सर IITN हैं, मैथमेटिक्स उन्होंने IIT रुड़की से की थी। एमएससी मैथमेटिक्स सर की IIT रुड़की से हुई है। तो एक IITN का माइंडसेट क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, तो सर उस माइंडसेट के इंसान भी हैं। एक IITN काफ़ी शार्प माइंडेड आदमी होता है। तो इनके जो एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं वो सभी अच्छे ही होने वाले हैं और आपके लिए बहुत ही फ़ायदा भी देने वाले हैं। तो मैं सर से अब रिक्वेस्ट करूँगा कि सर हमें ये बताएं कि आपका जो 10 साल का गैप बीच में रहा है, वो बीच में इंटरव्यू में आप ज़रूर बताएंगे कि क्या उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे बीच में। सबसे पहले आप सर ये बताइए कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो की वो किस टाइप से की, और इंटरव्यू में जाने से पहले आपके जो
फिजिकल और मेंटल स्टेटस था वो किस टाइप से था, क्योंकि कई कैंडिडेट इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हम क्या करें, डेमो क्लासेस लें, कहीं कोचिंग लें, तो वो भी जानकारी सर आपको यहाँ पे अभी देने वाले हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अपने इंटरव्यू की अगर बात करूं तो जब मेरा रिज़ल्ट आया था, तो जब मैंने केवीएस का रिज़ल्ट आया था मेरा, उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू था तो उसके लिए तो मैं ज़्यादा चिंतित नहीं था, क्योंकि मैं पहले भी एक इंटरव्यू दे चुका था। हाँ, मैं जॉब में था ऑलरेडी, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब मैंने सबसे पहले नवोदय का इंटरव्यू दिया था, हालांकि सभी इंटरव्यू में थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता ही है किसी भी इंसान को, तो जब मैंने नवोदय का इंटरव्यू दिया था और केवीएस का इंटरव्यू, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही थे। तो मैं दोनों का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। रिज़ल्ट आने के बाद और इंटरव्यू से जस्ट पहले मेरे अंदर थोड़ी सी एंग्जाइटी थी, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि इंटरव्यू में क्या होगा। फर्स्ट टाइम हम लोग इंटरव्यू देने जा रहे थे, वो भी गवर्नमेंट जॉब का, क्या पूछा जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा जो अपना प्रिपरेशन किया था, एक तो मैंने अपने सब्जेक्ट को लेके थोड़ा सा किया था, सब्जेक्ट पे थोड़ा सा काम किया था। मैंने काम ये किया था कि मैं सभी टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़े थे, मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़े थे। बट वो जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनकी जो डिटेल्स है, जो खासकर डेफिनेशंस हैं, उनको अच्छे से देख लें। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि नॉलेज तो वो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, जो हमारा रिटन एग्जाम हुआ है, नॉलेज वो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। वो टीचिंग एबिलिटी दे जस्ट वांट टू चेक, और हम लोग बोर्ड पे हम लोग किस तरीके से बच्चों को हैंडल करते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, वो ये चेक करना चाहते हैं। और हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसी है बच्चों के प्रति, वो देखना चाहते हैं। तो यही मेरा माइंडसेट था इंटरव्यू से पहले। थोड़ा सा मैंने अपना होमवर्क किया था कि मुझे क्या क्या चीज़ करनी है, मुझे कौन कौन से टॉपिक मुझे अरेंज करने हैं, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से आप लोग अरेंज कर लें। आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किए, तो क्योंकि आप पहले से नवोदय विद्यालय में पढ़ा रहे थे और आपका इंटरव्यू एक बार आप नवोदय विद्यालय में भी दे चुके थे, तो ये आप जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं वो केवी वाला बता रहे हैं या नवोदय विद्यालय वाला बता रहे हैं? सर, ये जो एक्सपीरियंस है ये दोनों का ही है। देखिए, आप कभी भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो हर इंटरव्यू एक नया इंटरव्यू ही होता है, तो सभी के लिए सेम तैयारी होती है। हाँ, नवोदय के लिए मैंने थोड़ी ज़्यादा तैयारी की थी, और केंद्रीय विद्यालय के लिए मुझे पता था कि वो क्या चीज़ पूछेंगे, क्या करेंगे, तो मैंने उसी हिसाब से तैयारी मैंने वहाँ पर की थी। तो यहाँ पे वैसे एक बात ये भी है कि सर पहले से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तो सर को ये पता होगा कि कौन से टॉपिक्स थे उनके, क्योंकि सर बोल रहे हैं कि मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है उनको प्रिपेयर किया था, तो सर को ऑलरेडी पता था, क्योंकि कुछ टॉपिक हर सब्जेक्ट में कॉमन होते हैं, वहाँ पता लग जाता है कि कोई भी अगर इंटरव्यू में बैठा होगा या कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला होगा तो इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछेगा। तो सर ऐसे कुछ टॉपिक अगर आप कैंडिडेट्स को बताना चाहें, या फिर, क्योंकि एक बात आप ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे साथ हुआ आप लोगों के साथ भी वैसा ही हो। अब सर मान लीजिए आपको कोई टॉपिक बता देंगे अनुमान से, और इंटरव्यू वाले ने वो टॉपिक आपसे नहीं पूछा, तो स्पेसिफिक टॉपिक तो हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो आप अपने हिसाब से करना, क्योंकि हमारा सिनेरियो आपके साथ होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट सर ये ज़रूर बोल रहे हैं आपको कि कुछ टॉपिक्स आप ऐसे तैयार कर लें। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप कुछ टॉपिक्स, 2-4 टॉपिक्स आप, जैसे 11th क्लास से पीजीटी मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं सर, तो कुछ टॉपिक्स 11th क्लास से, कुछ टॉपिक्स आप 12th क्लास से, उनसे आप तैयार कर लें जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल मानते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो सेट थ्योरी है उसको थोड़ा अवॉइड करें। सेट थ्योरी जो 11th क्लास का है उसको थोड़ा अवॉइड करें। मैं बीच में जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हुआ, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा क्यों अवॉइड करें उसको। तो मैं बताता हूँ, शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस क्या क्या हुआ मेरे साथ इंटरव्यू में। सबसे पहले तो जो ड्रेस मैंने चूज़ की थी ना, वो नई ड्रेस कभी ना चूज़ करें। मैंने भी यही किया था कि जो हाँ पुरानी ड्रेस ही, और कंफर्टेबल, मैं बिल्कुल पैंट शर्ट पहन के गया था। ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू के लिए स्पेशल कोई ड्रेस खरीद रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नई ड्रेस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा आदमी अनकंफर्टेबल सा रहता है। तो मैंने तो बिल्कुल एक बस पैंट शर्ट और शूज़, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए हमारी। टाई वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप पहनते हैं तो अच्छी बात है, टाई और कोट। प्रेजेंटली अभी फ़िलहाल में जो इंटरव्यू होगा तो गर्मी के टाइम में होगा, तो टाई को तो अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बस मेन बात ये रखनी है कि जो भी ड्रेस वो देखें वो साफ़ सुथरी हो, अच्छे से प्रेस किया हुआ हो, और आपकी ड्रेस को देख के सामने वाले को शालीनता नज़र आना चाहिए कि हाँ शालीन पर्सन है ऐसा। उसमें कोई ऐसे फंकी टाइप भड़काऊ कोई चटक कलर नहीं हो, आप सिंपल कलर यूज़ के जो कम्बिनेशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ड्रेस में तो यही ध्यान रखें, शूज़ हमारे फॉर्मल हों, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को थोड़ा सा कूल बना के रखें, मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाहट होने के चांसेस ज़्यादा। बिल्कुल।
हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ जस्ट एक एग्ज़ाम है, ये जस्ट एक इंटरव्यू है। वो सिर्फ आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो है पढ़ाते कैसे हैं, बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। नॉलेज आप लोग की वो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो इंटरव्यू में, क्योंकि जैसे सर ने बोला, नॉलेज तो आपकी चेक करने वाले नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रिटन एग्जाम आप दे चुके हो। अब हम सर से ये पूछना चाहेंगे कि जब सर रूम के अंदर एंटर हुए और एंटर होने के बाद जो अंदर का सिनेरियो था, रूम का माहौल था, वो कैसा था? इंटरव्यू पैनल में कितने लोग थे और किस प्रकार से इनकी एंट्री हुई, और एंट्री करने के बाद सर से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, और उसके बाद आगे का जो इंटरव्यू रहा है सर का, उसकी रूपरेखा कैसी रही है? तो सर के से मैं अनुरोध करूंगा कि वो दोनों एक्सपीरियंस बताएं, कि मेरा एनवीएस में मैं गया तो मेरे साथ ऐसे हुआ था और केवीएस में मेरे साथ ऐसे हुआ था। दोनों का सर सेपरेटली है, पहले एनवीएस का फिर केवीएस का, दोनों के साथ साथ बताएं। ठीक है। तो जब मैंने एंट्री किया उसके अंदर, तो हमारे जो कमेटी, नवोदय में जो कमेटी मेंबर्स थे, 5 कमेटी मेंबर्स थे नवोदय में। उसमें एक प्रिंसिपल थे और एक शायद असिस्टेंट कमिश्नर थे, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे और एक एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट थे वो थे वहाँ पर। तो उसके बाद सबसे पहले आती तो मैंने उनको विश किया, और उसके बाद उन्होंने बैठने को कहा, और उसके बाद उन्होंने इंट्रोडक्शन देने को कहा। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया उनको। अच्छा, इंट्रोडक्शन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी में ही देना है या इंग्लिश में भी देना है, तो मैंने तो बाइलिंगुअल दिया था सर वहाँ पे। हाँ, और इंट्रोडक्शन में मैंने सिर्फ क्या बताया था, अपना नाम, अपनी क्वालिफ़िकेशन बताई थी, और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। ज़्यादा डिटेल्ड नहीं देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा बायोडाटा उनके पास रखा हुआ है। और ये तो था मेरा नवोदय का एक्सपीरियंस। और केंद्रीय विद्यालय की अगर बात करूं, तो जब मैंने उसमें एंट्री किया था, तो उसमें 6 लोग थे वहाँ पर। एक असिस्टेंट कमिश्नर थे, एक प्रिंसिपल थे वहाँ पर, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, और 2 ही वहाँ पर ये आपका एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने भी सेम सबसे पहले मुझसे यही कहा था कि आप जो है अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। और इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि शायद उनको लगा होगा मेरे फेस एक्सप्रेशन से कि थोड़ा सा मैं हड़बड़ा रहा हूँ, तो एक बोला उन्होंने। तो मतलब वो जो लोग हैं इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं, वो माहौल को फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं। वो मतलब उनको पता होता है कि कैंडिडेट के ऊपर थोड़ा प्रेशर होगा, तो वो हो सकता है आपके साथ कोई मजाकिया व्यवहार भी ऐसा कर दें, तो वो आपको डराने की कोशिश नहीं करेंगे। तो वो डर आपको दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि वो जो लोग हैं ना, सबसे पहले आपको कंफर्ट होने के लिए ही बोलते हैं, आप आराम से बैठिए। अगर आप पानी पीना चाहो तो वहाँ पे बोतल भी रखी होती है, तो आप पानी भी पी सकते हैं, है ना। तो वो कोई समस्या नहीं है, तो उसमें आप डरने की ज़रूरत नहीं है। एक जो मुख्य बात है वो यही है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है कि हाँ, मैं जो भी आंसर दूंगा या मेरे साथ जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप वहाँ पे रिलैक्स हो जाइए। अच्छा, उसके बाद जब मेरा मेन इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो मेन इंटरव्यू स्टार्ट होते ही तो सबसे पहले जो हमारे प्रिंसिपल साहब और जो असिस्टेंट कमिश्नर सर थे, उन्होंने सबसे पहला मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था कि आपकी जो एजुकेशन में वो इतना गैप है। हाँ, क्योंकि वो मैं सोच रहा था क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मेरे से भी उन्होंने पूछा था कि जब मेरा जो पीजीटी फिजिक्स का इंटरव्यू हुआ था, तो हालांकि मेरी एजुकेशन में कोई गैप नहीं था, बट मेरी एजुकेशन में क्या था सर, मेरी जो यूनिवर्सिटी थी ना, वो स्विच की थी मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन किया वो एमडीयू से किया मैंने, और मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन था वो मैंने चेन्नई से किया। तो मेरे से भी यही क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा था कि आप अच्छा खासा हरियाणा में पढ़ रहे थे, आपको क्या लगा कि चेन्नई क्यों जाना चाहिए, आप हरियाणा को छोड़ के चेन्नई में क्यों चले गए अपने मास्टर डिग्री करने के लिए। तो जब आपने बोला कि मेरा 10 ईयर का टीचिंग गैप रहा है, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि आपसे ज़रूर इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा। तो आप लोग भी सोच लेना कि आपकी टीचिंग, आपकी जो एकेडमिक है, आपकी एकेडमिक में अगर ऐसा कोई गैप रहा होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे भी वो लोग ऐसा क्वेश्चन पूछने ही वाले हैं कि ये गैप क्यों था। तो उसका कोई अच्छा सा आंसर, कोई ऐसा आंसर देखना जिसको आप जस्टिफाई कर सको। अगर उसके ऊपर कोई काउंटर क्वेश्चन करें वो, तो उसको आप जस्टिफाई कर सको। कोई बनावटी आंसर नहीं देना है। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे बनावटी आंसर देना है, तो उसके लिए, उस परिस्थिति के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि बनावटी आंसर अगर आप देंगे, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठा पकड़ लेगा और काउंटर क्वेश्चन वो उसके ऊपर 100% करेगा। क्योंकि मेरे से उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया था। जब मैंने बोला कि ये परिस्थितियाँ थी, मैं गया, तो तुरंत उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया कि ऐसा तो नहीं होता है। तो मैंने उसका जवाब दिया, तो फिर वो सेटिस्फाई हो गए, बोला हाँ आप सही बोल रहे हो, वी आर सेटिस्फाइड विद योर आंसर। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, सर के साथ भी ऐसा हुआ। तो सर बताएंगे कि क्या उन्होंने पूछा और सर ने कैसे क्या उसका जवाब दिया।
जी, आपने सही कहा दलाल सर। आपका जो आंसर है ना, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। मतलब जो एक्चुअल है वही आप बताएं, कुछ ज़्यादा करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच बात है, वो साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो तुरंत पकड़ लेंगे। चेहरा देख के बता हाँ, देंगे हाँ, कि सही बोल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जो आंसर दिया था, मैंने तो ये कहा था कि सर, मैंने बिल्कुल सही आंसर दिया था कि सर ऐसा है, पहले मैं प्राइवेट टीचिंग कर रहा था तो मुझे लगा कि ज़रूरत नहीं है, और अब मुझे लगा कि गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए बीएड करना कंपलसरी है। जरूरी है। तो इसीलिए मैंने उनको ये बताया, तो और दे वर सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर जो आपने मुझसे कहा था, उन्होंने ये भी पूछा कि यू आर फ्रॉम आईआईटी रुड़की, और तो आप इसमें क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि आईआईटी के लिए तो बहुत स्कोप होते हैं। अब वो किसी कंपनी में जा सकता है और टीचिंग से ज़्यादा पैसे कमाएगा वहाँ पे। और जेन्युइन क्वेश्चन था कि आईआईटी अगर आपने की है तो आप टीचिंग में ही क्यों आ रहे हो? तो आप तो किसी कंपनी में जाना चाहिए आपको। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था कि आप आईआईटी रुड़की से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप कंपनीज़ में क्यों नहीं गए? अब कंपनीज़ में मैंने काम किया था, लेकिन मुझे उसमें इतना अच्छा नहीं लगा। हालांकि ये बात मैंने उनसे शेयर नहीं किया। तो मैंने उनसे सिर्फ यही कहा कि सर, क्योंकि बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर ए गुड गवर्नमेंट जॉब, रेस्पेक्टेबल गवर्नमेंट जॉब, दैट इज़ वाई आई जस्ट वांट टू जॉइन केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यही मेरा आंसर था उसमें कि सर, इसीलिए इसको मैं आईआईटी रुड़की से होने के बावजूद भी मैं केवीएस में आना चाहता हूँ। हालांकि केवीएस में काफ़ी लोग हैं जो आईआईटीज़ से पोस्ट ग्रेजुएशन है। हाँ, तो इस तरीके से जो भी आप अपना आंसर दें, दैट इज़ ट्रू होना चाहिए, उसमें कोई हेर फेर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं करना है उसके अंदर। और अगर आप मैनिपुलेशन करना भी चाहें तो इतनी चतुराई से करना है कि कोई पकड़ ना पाए उसको। और अगर चतुराई से मैनिपुलेशन करते हो तो वो मैनिपुलेशन नहीं होती, आपकी आर्ट है वो, आप किसी क्वेश्चन को किस प्रकार से आंसर दे रहे हैं। तो हम तो इसको मैनिपुलेशन नहीं कहेंगे ना, आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको किसी भी को मैनिपुलेटेड जवाब देना है। क्योंकि अगर आप मैनिपुलेशन करने की कोशिश करोगे तो पकड़े जाओगे, और वो आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा कि अगर अभी से इतनी झूठ बोल रहा है और संगठन में घुस गया तो पता नहीं क्या क्या करेगा ये। क्योंकि एक जो टीचर होता है ना, टीचर स्टूडेंट्स के लिए आइडियल होता है, वो एक रोल मॉडल होता है। और अगर टीचर ही ऐसी हरकतें करेगा तो स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे उससे? तो हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपको जो भी है ऑनेस्ट आंसर आपके होने चाहिए। जो भी आपके साथ जैसी परिस्थिति रही हो, आप स्पष्ट बता दें कि जो ऐसा सिनेरियो था, इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ, तो लेकिन उसको मैंने रिकवर कर लिया। तो वो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट जाएगा। उनको ये लगेगा कि हाँ, मतलब इसमें डिटर्मिनेशन है। अगर किसी भी चीज़ को अपने मनुसार ये बदलना चाहे या उसको रिकवर करना चाहे तो बंदा कर सकता है, और ये टीचर की एक अच्छी क्वालिटी होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप अपने ये आंसर जो है, जनरल आंसर्स हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं अपने सब्जेक्ट पे, जो मेन तो एस्पिरेंट्स इसी बात से चिंतित रहते हैं कि पूछा क्या जाएगा, सब्जेक्ट से क्या पूछा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वो ये भी पूछते हैं, हमारे कई कैंडिडेट इस बात को लेके भी चिंतित हैं कि जो टॉपिक होता है वो हम अपनी चॉइस से घर से प्रिपेयर करके ले जाएं, या जो इंटरव्यू बोर्ड होता है वो अपनी मर्जी से कोई भी रैंडम टॉपिक दे देता है जी। तो आपके केस में नवोदय विद्यालय में क्या हुआ था और केंद्रीय विद्यालय में क्या हुआ, आप दोनों केस में बताएं। मेरे साथ दोनों में ही अलग अलग हुआ था, तो मैं दोनों ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहले तो जो 11th और 12th का सिलेबस है उसको आप एक बार अच्छे से देख लें कि जो जैसे 11th का सिलेबस है उसमें कितने चैप्टर्स हैं, 11th में कितने। मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय विद्यालय में 11th क्लास में जो आपने पढ़ी है, क्योंकि जब पढ़ी तो है ये, जब तैयारी की है तो पढ़ी तो है हमने, तो उसमें कितने चैप्टर्स हैं, और 12th क्लास में कितने चैप्टर्स हैं। हाँ सर, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। आप एक बात ध्यान रखना, जैसे सर चैप्टर्स की बात कर रहे हैं ना, तो एक बात ध्यान रखना कि नॉर्मली क्या होते हैं, अगर आप प्राइवेट कोचिंग में हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आप NCERT को नहीं पढ़ाते, आप कोई प्राइवेट पब्लिकेशन पढ़ाते हैं। और प्राइवेट पब्लिकेशन वाले क्या करते हैं, वो यूनिट में पूरे सिलेबस को डिवाइड करते हैं, चैप्टर्स में नहीं करते। और मोस्टली जो लोग होते हैं उनको यूनिट्स ही याद है। तो अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो अगर मैं फिजिक्स में मैं देखता था सर, तो मुझे यूनिट याद है, यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट नंबर 2 करंट, जबकि यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके अंदर 2 चैप्टर हैं। तो वो जो चैप्टर्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। आपको NCERT का सिलेबस है ना, वो ध्यान रखना है। प्राइवेट पब्लिकेशन के अंदर क्या है उसको नहीं देखना। NCERT सिलेबस में क्या चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स ध्यान रखने। जैसे सर बता रहे तो आपसे भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्राइवेट पब्लिकेशन आपने पढ़ा है तो यूनिट्स की बजाय आप चैप्टर्स पे ध्यान दें और उनका नाम याद करके रखें और चैप्टर नंबर भी याद करके रखें। क्योंकि कई बार इंटरव्यू वाले क्या करते हैं, आपका ये देखने के लिए कि आप अपने सिलेबस के प्रति कितने अवेयर हैं, वो रैंडमली आपसे पूछ लेंगे, ठीक है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 का नाम बताओ क्या है। आपने ये बात बिल्कुल अपेक्षा भी नहीं की होगी कि इतना माइनर सा क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं वो। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले तो यही पूछा था कि आपका जो है कितने चैप्टर्स हैं 11th में, कितने चैप्टर्स हैं 12th में।
उसके बाद उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, ये पूछा था कि जैसे चैप्टर्स हैं हमारे 11th क्लास में जो चैप्टर्स हैं उसमें ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप मतलब आपको अच्छे से आप प्रिपेयर करके आए हो। 12th क्लास में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आप प्रिपेयर करके आए हो। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि आप कुछ चैप्टर्स ऐसे हों आपके जिनको आप कभी भी पढ़ाने के लिए या उसमें से कोई भी क्वेश्चंस बताने के लिए आप तैयार हो। जो मैंने जैसे जो नाम लिया था, एक तो सेट थ्योरी का मैंने नाम लिया था, डिफरेंशिएशन का मैंने नाम लिया था उसमें, और क्या नाम है, इंटीग्रेशन का नाम लिया था, वेक्टर्स का मैंने नाम लिया था। तो उन्होंने मुझसे बड़े सिंपल से क्वेश्चंस पूछे, जैसे डिफरेंशिएशन में आप फर्स्ट प्रिंसिपल मुझे हमें बताइए, फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़ा सा इलेबोरेट करिए। तो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल वहाँ पे उनको बता दिया। सर ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा कि फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह ये पूछा, तो ये आपसे क्या बोर्ड पे ले जाके पूछा है, वैसे बैठे बैठे कम्युनिकेशन हो रही वैसे ही सर, वैसे ही का कम्युनिकेशन मैंने पूछा उन्होंने, क्योंकि वो हमेशा कहीं ना कहीं से वो स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट था। तो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन बताई, तो फिर उसमें लिमिट्स बताना पड़ा, तो उन्होंने कंटिन्यूटी के बारे में पूछा उन्होंने मुझसे। ये मैं केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहा हूँ, वो टॉपिक में से टॉपिक निकाल रहे हैं फिर। टॉपिक, हाँ टॉपिक में से टॉपिक उन्होंने निकाला। उसके बाद उन्होंने लिमिट्स की डेफिनेशन मुझसे पूछी, और जब मैंने लिमिट्स बताया तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि अच्छा, अगर आपको लिमिट्स पढ़ाना है किसी एक 11th क्लास के बच्चे को जो 10th क्लास से प्रमोट होकर आया है, जिसको लिमिट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप उसको कैसे बताएंगे, उसको आप कैसे समझाएंगे कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 ऑफ f(x) इक्वल्स टू L होता है। भाई वो तो कुछ नहीं जानता है। तो फिर मैंने उनको क्या नाम है, उनको एग्जाम्पल से मैंने उनको समझाया। मैंने कहा सर मैं बच्चों को समझाऊंगा कि लिमिट्स का मतलब होता है जब हम लेफ्ट हैंड साइड से इधर की तरफ आ रहे हैं या राइट हैंड साइड से इधर की तरफ आ रहे हैं, तो अगर हम लोग चलते हुए आएंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ पर पहुँचेगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल से हम लोग बच्चों को समझाएंगे। तो बोले ठीक है। उसके बाद उन्होंने वेक्टर्स का मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जैसे मुझे अभी भी याद है सर कि क्रॉस प्रोडक्ट, ये केंद्रीय विद्यालय का मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, पहले केंद्रीय विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अच्छा ये बताइए। तो मैंने उनको क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे पहले डेफिनेशन बताई। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किस चीज़ को डिफाइन करता है, मतलब हाँ कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या होता है ये मैंने उनको बताया था। तो ये क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे। अच्छा, नवोदय विद्यालय की अगर मैं बात करूं तो नवोदय विद्यालय में भी उन्होंने सबसे पहले तो मुझसे यही पूछा था कि आप जो है क्या चीज़ पढ़कर आए हैं। तो पढ़ के आने के बाद उन्होंने मुझसे, अच्छा नवोदय विद्यालय का बड़ा अच्छा वो था, मेरा एक्सपीरियंस था। उनके पास एक छोटा सा पेपर वेट रखा था सर, वहाँ पे पेपर वेट था वो उनका हेक्सागोनल टाइप का। हाँ, तो उन्होंने जो थे वहाँ पे टीचर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, उन्होंने तुरंत उसको उठाया और मुझे दिया। बोले आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी एजुकेशन, मतलब बच्चों को, हाँ टीचिंग एड में कैसे, हाँ टीचिंग एड में इसको बच्चों के लिए आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे एक दो टीचिंग एड पूछी थी कि आप अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कोई भी एक टॉपिक, तो आप मुझे हमें बताएं कि आप क्या क्या यूज़ करना चाहेंगे उसमें। मतलब ऐसा आप कोई टीचिंग एड बना के नहीं ले गए, और ऐसा कोई टॉपिक आप सपोज करो आप एरिया ही पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो एरिया पढ़ा रहे हो तो क्लासरूम में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको आप टीचिंग एड के रूप में यूज़ कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप टीजीटी का इंटरव्यू दे रहे हैं, टीजीटी मैथमेटिक्स का दे रहे हैं, पीजीटी वाले में भी, क्योंकि पीजीटी को भी कई बार टीजीटी का काम करना पड़ जाता है। जैसे आपके पास मान लीजिए टीजीटी मैथ्स नहीं है तो आपको 10th क्लास दे देंगे, हो सकता है आपको 9th क्लास भी दे दें, तो उसके लिए भी आपको मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहना है, तो उसकी भी प्रिपरेशन आपको करनी है। तो टीचिंग एड्स, क्योंकि आपने बीएड की है, तो बीएड जब आपने की है तो आपके जो टीचिंग क्लासेस लगी हैं तो वहाँ पे आपने टीचिंग एड्स ज़रूर बनाई होंगी। तो जो टीचिंग एड्स होती है उनका यूज़ करते कैसे हैं टीचिंग में, उसको आप अच्छे से एक बार जो बीएड के सिलेबस में आपने था उसको देख लें। और ये भी देख लें कि क्लासरूम में ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं कि अचानक से आपको, जैसे सर के सामने वही सीनेरियो उन्होंने जनरेट कर दिया, वो हेक्सागोन था वो पकड़ा दिया, या हो सकता है नॉर्मली जो पेपर वेट होते हैं वो स्फीयर होते हैं बट नीचे से थोड़े से कटे होते हैं, वो फुल्ली स्फीयर नहीं होते, और वो बोल सकते हैं कि ठीक है भाई ये है, बताओ एरिया निकालना है, इसका कैसे निकालोगे। तो ऐसा कोई भी कंडीशन आपके सामने वो कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं ऐसी कंडीशन आपके सामने। हाँ बिल्कुल सर। और इसके बाद क्वेश्चंस मुझसे जो है केंद्रीय विद्यालय में ज़्यादा पूछे गए थे सब्जेक्ट से, और मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत डीप में जा रहे थे, वो बड़ी बेसिक सी चीज़ें पूछ रहे थे, वो कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आंसर दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप उसको मना कर दीजिए कि सर अभी मुझे इसके बारे में श्योर नहीं है, क्योंकि मैं अभी बताऊँगा सर मेरे साथ ऐसा हुआ था। बोल देना कि दिमाग से स्किप हो गया सर प्रेजेंटली। बिल्कुल तो अब बोल दीजिए कि सर आई एम सॉरी मुझे अभी ध्यान नहीं है, तो मैं बाद में इसको देख लूँगा।
दूंगा, लेकिन उसको मतलब ये नहीं है कि आप उसको ज़बरदस्ती कुछ बताने की कोशिश करें। हाँ हाँ, क्योंकि वो जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं, सब सब्जेक्ट को जानते हैं। तो अब इतने उसके बाद फिर मेरा डेमो हुआ था। अच्छा, सबसे पहले मैं नवोदय की बात करूं तो नवोदय में जब डेमो की बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक टॉपिक चूज़ करके और एक डेमो दे दीजिए हमें। तो मैंने सेट थ्योरी ही वहां पे चूज़ किया था। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि सेट थ्योरी को ना तो डेमो के लिए चूज़ करें, ये गलती मैंने की थी, आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि सेट थ्योरी जो एक बहुत माइनर सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। मतलब जो सामने बैठा हुआ है वो चाहेगा कि आप कुछ अच्छी सी चीज़ वहाँ पे पढ़ा के दिखाएं। सेट थ्योरी बड़ी नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है, आसान सी हो जाती है। हाँ, उसमें कुछ ज़्यादा खास है भी नहीं पढ़ाने के लिए, नॉलेज का पता नहीं चलता है। तो अच्छा होगा कि आप जैसे वेक्टर्स ले सकते हैं, 3D ले सकते हैं, या डिफरेंशिएशन ले सकते हैं, बट जो भी टॉपिक आप लेंगे उसके जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। और जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो भी पूछ सकते हैं कि इसको कहाँ अप्लाई करोगे डेली लाइफ में, तो ऐसा भी कुछ पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने जैसे मैं उसकी बात कर रहा हूँ नवोदय विद्यालय की, तो मैंने सेट थ्योरी चूज़ किया। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि सेट की डेफिनेशन लिखी। तो सेट की डेफिनेशन मैंने जैसे ही लिखी तो उसमें एक वर्ड आता है, इट इज़ ए वेल कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स। तो जैसे ही मैंने लिखा उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड। मैंने वेल डिफाइंड की उनको डेफिनेशन बता दी। तो उसके बाद उन्होंने उसी में से मुझसे काउंटर एग्जांपल की एक दो कि अच्छा वेल डिफाइंड ये होता है। फिर एक दो एग्जांपल उन्होंने मुझसे पूछे कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो उसी के हिसाब से फिर मैंने उसको बताया। तो नवोदय में तो मेरा जो डेमो है वो 4 या 5 मिनट का ही चला था। अब मैं केंद्रीय विद्यालय की अगर बात करूं तो केंद्रीय विद्यालय में सर मेरे साथ यही हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा एक काम कीजिए, आप थोड़ा प्रोबेबिलिटी पे उन्होंने अपनी तरफ से मुझे अपनी तरफ से एक टॉपिक दिया कि आप जो है नवोदय विद्यालय वालों ने चॉइस दिया था, और केवी वालों ने चॉइस नहीं दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्रोबेबिलिटी पे जो है एक डेमो दीजिए। बट प्रोबेबिलिटी जो है वो मेरा इतना अच्छा नहीं है मैं फ्रेंकली स्पीकिंग। तो मेरा अच्छा नहीं है तो मैंने उसको पढ़ाने की कोशिश नहीं की वहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसमें घुसूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो मैंने उनको साफ कहा कि सर आई एम सॉरी बट प्रोबेबिलिटी मैंने अभी फ़िलहाल तैयार नहीं किया है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि एज ए टीचर अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो मत पढ़ाइए, फिर आप उसको जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर हो वो कीजिए। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आप जो है कौन सा टॉपिक तैयार करके आए हैं। तो मैंने इस बार सेट थ्योरी नहीं तैयार किया था, इस बार मैंने रिलेशन एंड फंक्शंस तैयार किया था। तो फिर मैंने रिलेशन एंड फंक्शंस के ऊपर अपना डेमो दिया था। तो रिलेशंस में सबसे पहले मैंने रिलेशंस की डेफिनेशन लिखी। तो डेफिनेशन लिखी तो उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन ही किए उसमें, वो जैसे वही सेम प्रोसीजर था कि ए क्रॉस बी क्या होता है, अच्छा कितने रिलेशंस हो सकते हैं मैक्सिमम। तो जो बेसिक नॉलेज है वो आप तैयार करके रखिए। हाँ, कि कितने रिलेशंस हमारे मैक्सिमम हो सकते हैं, कितने मिनिमम रिलेशंस हो सकते हैं, ये सब उन्होंने मुझसे पूछा। और डेमो के बाद उन्होंने मुझे फिर बैठने के लिए बोला वापस, और इसके बाद हमारा जो है इंटरव्यू ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल से मेरा जो इंटरव्यू है वो 15 से 20 मिनट, दोनों नवोदय में भी और केंद्रीय विद्यालय में भी 15 से 20 मिनट हमारा चला था। हाँ, और तो सर इसमें जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे, क्या आपसे सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ पूछा गया था? ऐसा क्वेश्चन जो सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं है, मैथमेटिक्स कोई बिलोंग नहीं करते, जैसे आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड या कोई पॉलिटिकल इश्यू के ऊपर या जनरल नॉलेज के ऊपर, या कोई भी ऐसा कॉमन सोसाइटी से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, या कोई ऐसी चीज़ जैसे है तो क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स का है, वो डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा था उन्होंने? जी सर, क्या नवोदय में पूछा गया था मुझसे ऐसा क्वेश्चन। ये पॉलिटिकल से तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा बच्चों से ही था कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने मुझसे पूछा था ये कि बच्चे अगर आपकी क्लास में आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे शैतानी कर रहे हैं, आप जो आप पढ़ा रहे हैं वो उसको नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो उसका बड़ा सीधा सा आंसर है। तो मैंने तो उनसे ही कहा था कि मैम, वो मैडम थी वहाँ पर, कि मैम मैं तो फ़िलहाल यहाँ पे रुक जाऊँगा और बच्चों से सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करूँगा प्रॉब्लम क्या है, क्या वो मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूँ। 2-3 रीज़न हो सकते हैं, या तो मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूँ, या उनका पढ़ने का मन नहीं है, और या फिर वो उस स्टेट में नहीं है, या मतलब उनकी जो पुरानी जो क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन है, वो इस टाइप की है कि वो उस लेवल तक अभी नहीं आ पाए हैं, आए नहीं हैं। तो सबसे पहले हाँ, एक गैप है, उनकी लर्निंग गैप है कोई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैंने कहा मैम अगर ऐसा कुछ होता तो, अगर वो उनका पढ़ने का मन नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा कि ठीक है चलो तुम लोग को गेम खिलाता हूँ।
अगर मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूँ तो मैं देखूंगा प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से वो नहीं समझ पा रहे हैं, और अगर उनका जो लर्निंग गैप है तो मैं कोशिश करूँगा उसको मैं फुलफ़िल करूँ। तो यही मैंने कहा कि मैम यही 2-3 रीज़न मेरे हिसाब से हो सकते हैं। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल रीज़न तो लर्निंग गैप वाला ही हम देखते हैं क्लासेज में। बच्चे का लर्निंग गैप होता है। क्लास 9 से प्रमोट हो गया क्लास 10 में, क्लास 9 में वो अच्छे से पढ़ा नहीं, और क्लास 10 में जब आप बता रहे हो, कई बार तो ऐसे होता है कि बच्चे को अल्सीमस शेप नहीं आता, और आप क्लास 10 में ये मान के चलते हो कि क्लास 10 में बच्चा आया है तो ये चीज़ें तो उसको आ रही होंगी। आप लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हो, आप वो उसके जो रूट्स निकालते हैं इक्वेशन के वो बता रहे हो, तो बच्चे को पता ही नहीं है एक्स क्या है, वेरिएबल क्या है, क्योंकि क्लास 10 में वेरिएबल वगैरह, 9 में वेरिएबल वगैरह के बारे में बताते हैं, और वो बच्चे ने पढ़ा नहीं, तो क्लास 10 में उसको कहाँ से इंटरेस्ट आएगा। तो उसका एक ये रीज़न भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें आप देख लें, अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो। जिसको टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको पता चलता है कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा, लेकिन जिसको नहीं है तो वो इन बातों पे ध्यान रखें। तो सर इसके अलावा कोई और ऐसा क्वेश्चन था? हाँ, बस इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक तो डेमो पे अपना विशेष ध्यान रखें, खासकर मैथमेटिक्स में तो, क्योंकि डेमो ही सब कुछ है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है तो जो साइंस सब्जेक्ट है ना उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो बहुत कम पूछे जाते हैं। मेनली तो वो आपकी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी चेक करना चाहते हैं कि आप मैथमेटिक्स या साइंस जो है बच्चों को ठीक से पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो टॉपिक आपने तैयार किया ना उसको थोड़ा बारीकी से देख लें, है ना, क्योंकि ये साइंस मैथमेटिक्स में यही होता है कि डेफिनेशंस के बीच में से वो कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना कोई भी टॉपिक, तो आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछ के देख लें कि ये क्या चीज़ होती है, ये क्या चीज़ होती है, तो पता चल जाएगा हमें। और तो बस यही है इसमें तो, और ऐसा कोई खास क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। तो बस बाकी सर वैसे तो इंटरव्यू जो पैनल होता है, पैनल टू पैनल वेरिएट करता है कि किससे क्या पूछ सकते हैं। हम तो सिर्फ एक्सपीरियंस बता के आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करवा सकते हैं आपकी, कि ऐसे ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो फिर से हम एक बार वो डिस्क्लेमर देते हैं, वो डिस्क्लेमर तो दे रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ हुआ आपके साथ भी वैसा ही हो सकता है, आपका इससे ईजी हो जाए, और हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जिसकी आपने अपेक्षा ही नहीं की होगी। जैसे मैं सर मेरा एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरे से सब्जेक्ट रिलेटेड तो इतनी ज़्यादा बात उन्होंने नहीं की। सब्जेक्ट का तो उन्होंने इतनी बात की थी जितना उन्होंने मेरे को चेक करना था। बोर्ड पे मुश्किल से उन्होंने 2 मिनट भी मुझे नहीं दिए थे। पूरा वो मुझे साइकोलॉजिकली चेक कर रहे थे, और लेकिन वो जो साइकोलॉजिकली जो चेक कर रहे थे उसमें वो यही देखना चाह रहे थे कि मेरा जो एटीट्यूड है और जो जिस हिसाब से मैं सोचता हूँ वो क्या है। जैसे उन्होंने एक बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि उसमें कोई पॉलिटिकल कमेंट करना है, तो वो बिल्कुल वो इस बात पे उन्होंने ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया था, वो ये चाह ही रहे थे कि कैंडिडेट कोई ना कोई पॉलिटिकल कमेंट करेगा ही करेगा यहाँ पे, उससे हमें बचना है। हाँ, और उससे हमें बचना है। और वो पता नहीं कैसे, सरस्वती माँ की कृपा मानो, मेरा दिमाग उतना, क्योंकि वो रीज़न ये था क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं था। मैं ये सोच के गया था अगर इंटरव्यू हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी अच्छी ही बात है ना। तो मेरे दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं था। तो तुरंत उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मुझे वहाँ पे कोई पॉलिटिकल कमेंट करना था। तो मैं बड़ी सफाई से वहाँ पे मैंने एक ही आंसर दिया। मैं क्वेश्चन भी रिपीट करता हूँ, वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, हालांकि वो क्रिएट भी उन्होंने कैसे किया, उन्होंने मेरे से एक न्यूज़ के बारे में पूछा था कि ठीक है आप कोई हेडलाइन बताओ। तो न्यूज़पेपर की उस दिन की हेडलाइन पूछ रहे थे वो, और उस दिन की हेडलाइन मुझे कोई याद नहीं थी, तो मैंने रैंडमली ऐसी एक हेडलाइन बता दी कि अपने जो उस दौरान एजुकेशन मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर जी थे। तो उन्होंने केवीएस और एनवीएस के प्रिंसिपल का मीट लेके उन्होंने एक बात बोला था कि हम बीएड को इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो बीएड को इंटीग्रेट कर देंगे तो बीए और बीएससी के साथ बीएड एड होकर 4 ईयर की हो जाएगी। वैसे बीएड 2 ईयर की होती है। तो लोगों में ये मैसेज चला गया था कि बीएड 4 ईयर की होगी, जबकि उन्होंने कहा ये था कि इंटीग्रेट कर देंगे तो 4 ईयर में हो जाएगी। तो मैंने ये न्यूज़ बता दी उनको, तो क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ थी, तो मैं बोला कि मैम ऐसे ऐसे करने से एजुकेशन का जो लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज़ होगा। तो तुरंत उसने कहा कि सर आपको नहीं लगता कि इसके अंदर पॉलिटिकल स्टंटबाजी ज़्यादा है, हवाबाजी ज़्यादा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो वो चाह रहे थे कि मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट करूँ वहाँ पे। तो मैंने सिंपल सा आंसर दिया। मैंने ये कहा कि मैम देखिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं और देश के 2 रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं केवीएस एंड एनवीएस, और उनके प्रिंसिपल्स के बीच अगर वो बोल रहे हैं तो ज़रूर उन्होंने एजुकेशन के जो एक्सपर्ट हैं और उनकी जो सलाहकार समिति है उससे ज़रूर अच्छे से डिस्कशन किया होगा और उन्होंने उनको सलाह दी होगी, तो उसी के बेस पे बोल रहे होंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। बट पॉलिटिकल है नहीं है इस बारे में मैं तो साफ साफ मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एजुकेशन का लेवल सुधरेगा नहीं सुधरेगा वो तो आने वाले 5-10 साल में जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आएगा। तो प्रेजेंटली मैम इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता कि पॉलिटिकल स्टंट है या नहीं है। तो ऐसा जो एक सदा हुआ सा आंसर था, तो उसमें आपने क्या किया, अच्छे से आंसर भी दे दिया
और वो पॉलिटिकल कमेंट करने से भी बच गए। और जनरली अगर भाई होता क्या है कि अगर कैंडिडेट ना सोचे तुरंत बोलता हाँ पॉलिटिक्स तो है ही, वोट बैंक के लिए ऐसे कैच कर रहे, तो ऐसे कमेंटबाजी आपको नहीं करनी। दूसरा मेरे से उन्होंने जो एक क्वेश्चन और पूछा सर, वो वहाँ पे जो एक इंटरव्यू पैनल में एक जो फीमेल मेंबर था, मैडम थी, उन्होंने कहा कि देखिए सर मेरा तो साइंस बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है वो शायद किसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी या पता नहीं प्रिंसिपल, उनके डेजिग्नेशन का तो हमें नहीं पता क्या था। बोली सर देखिए आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स है, इससे मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, ना तो मैंने कभी पढ़ी है और ना मेरे समझ में आती है। तो आप फिजिक्स के टीचर हो तो आपका सब्जेक्ट मेरी लाइफ में क्या काम आता है? अच्छा, सब्जेक्ट की यूजेबिलिटी। हाँ, आप अगर यहाँ प्रेजेंट हो और एक फिजिक्स सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट अगर आप कर रहे हो तो क्या यूजेबिलिटी है मेरे लिए? आप कैसे यूज़फुल अपने सब्जेक्ट को कैसे यूज़फुल बना सकते हो मेरी ज़िंदगी में? तो अगर आपने सब्जेक्ट में अच्छे से आप इंटरेस्टेड हैं तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, जब सुबह उठते हैं तब से लेके और हमारी आज के दिन लाइफ चल ही फिजिक्स के सारे रही है। क्योंकि जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हो, घर में आपके साधन है, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, फैन है, बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब फिजिक्स ही तो चल रहा है। बात यह कि उस दौरान पता सभी को होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं, पता सभी को होता है। मेन बात यह है कि आप इंटरव्यू पैनल में अगर कॉन्फिडेंस से बैठे हो और आपके दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं है तो जिन चीज़ों का आपको पता है वो सही टाइम पे याद आ जाती है। कई बार होता है, पता होता है हमें, कोई सामने वाला क्वेश्चन करता है तब हम आंसर नहीं दे पाते और 2 मिनट के बाद यार इसका आंसर तो ये है। हम कोई भी एग्जाम दे के आते हैं ना सर, उसके बाद नहीं होता, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, बाहर निकलते हैं तो आंसर याद आ जाता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रेस होता है ना, तो उसकी वजह से वो गलतियाँ हो जाती हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए हम एक बात पे बार बार फोकस कर रहे हैं और इस बात पे हम जोर भी दे रहे हैं कि अपना कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बना के रखें और इंटरव्यू के पहले दिन अच्छे से नींद ले लें, क्योंकि अगर पहले दिन नींद नहीं लेंगे तो फिर स्ट्रेस में रहेंगे। यही बातें हैं, इससे ज़्यादा इंटरव्यू में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपने कभी इधर उधर से अगर कुछ सुन लिया हो कि ऐसे करते हैं, ये करना चाहिए, वैसे जाना चाहिए, वहाँ ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ऐसे कोचिंग क्लास अटेंड करनी चाहिए, पर्सनली हम तो किसी को सजेस्ट नहीं करते कि आपको कोई इंटरव्यू क्लास आप ज्वाइन करके कोचिंग लेके आप ऐसे कर देंगे, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कुछ कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू है, इंटरव्यू का मतलब होता है वो आपको सिर्फ देखना चाहते हैं कि आप क्या। इंटरव्यू का कोई वेल डिफाइंड सिलेबस तो है नहीं। नहीं, कोई सिलेबस नहीं है, कोई सिलेबस। कोचिंग की एक बात हो सकती है, जो बोर्ड का आप यूज़ करते हैं, बोर्ड का यूज़ आप कैसे करेंगे, तो वो थोड़ा सा सीख लेना है कैंडिडेट, क्योंकि इस बार क्या कर रखा है सर इंटरव्यू में अलग से मार्क्स डिफाइन कर रखे हैं कि आपके जो डेमो क्लास होगी उसके कितने मार्क्स होंगे। तो डेमो क्लास में वो लोग क्या देखने वाले हैं कि ये बंदा बोर्ड को यूज़ कैसे करता है। तो उसमें भी एक दिन हम लोग बैठ के, आज तो हम ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं, हम सर और मैं जाके बोर्ड पे जाएंगे एक दिन और अपने अपने एक्सपीरियंसेस में बोर्ड पे शेयर करेंगे कि एक्चुअली हम बोर्ड को यूज़ कैसे करते हैं और इंटरव्यू में हमने बोर्ड को कैसे यूज़ किया था, क्लासरूम में हम बोर्ड कैसे यूज़ करते हैं। और अगर आप क्लासरूम में बोर्ड यूज़ देखना चाहते हो तो ये मेरा जो चैनल है इस पे फिजिक्स के बहुत से वीडियो डाल रखे हैं मैंने, तो वहाँ देख सकते हो, अलग से जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि खड़ा कैसे हो रहा हूँ, जब मैं लिख रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कैसे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्योंकि जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए हैं ये मैंने अकेले ने रिकॉर्ड किए, बच्चे नहीं थे। जब क्लास में होते हैं तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये एक डेमो टाइप में आप देख सकते हो, बट क्लासरूम का सिनेरियो ऐसा नहीं होता जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर का होता है, क्योंकि सर वहाँ पे बच्चे होते हैं तो हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। तो जो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो ना, क्लासरूम बिल्कुल उससे डिफरेंट होता है और उससे बहुत ही बेहतर क्वालिटी में होता है। वीडियो में तो नहीं क्वालिटी नहीं दिखती आपको जितनी क्लासरूम में दिखती है, क्योंकि क्लासरूम में बच्चे का चेहरा देख के हमें पता चल जाता है क्या सोच रहा है और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपने लेक्चर की जो दिशा है वो चेंज कर देते हैं। और ऐसे रिकॉर्ड करते हैं तो वो स्क्रिप्टेड होता है कि अब ये बताना है, ये बताना है और ये बताना है। तो ये तो होगी इंटरव्यू के बारे में बात। अगर सर इसके अलावा भी अगर आप कोई सजेशन कैंडिडेट्स को देना चाहें तो दे दीजिएगा, क्योंकि आप तो इंटरव्यू भी लेते हैं, तो कैसे कैसे क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो वो आप बता दीजिएगा। मैं यहाँ पे जो है इंटरव्यू भी कंडक्ट कराते हैं हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए, बट कॉन्ट्रेक्चुअल के जो इंटरव्यू हैं और जो हमारे इंटरव्यू हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल में तो हम लोग सिर्फ क्योंकि उनका कोई रिटन टेस्ट तो सर हुआ नहीं होता, तो हम लोग बेसिकली उनकी नॉलेज और ब्लैक बोर्ड पे जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग चेक करते हैं। हाँ, तो उसके लिए इंटरव्यू के लिए तो क्या ना, हम लोग एजुकेशन के लिए तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं सब्जेक्ट में से,
क्या क्या आप पढ़ के आए हो, जो पढ़ के आए हैं उसी में से हम लोग कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर लेते हैं। उसके बाद डेमो के लिए बोर्ड पे वो लोग जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि वो उनका जो अच्छा बोर्ड पे लिखने का जो तरीका है, अगर आपने कभी नहीं पढ़ाया है तो आप कोशिश कीजिए एक छोटा सा बोर्ड परचेज कर लें, घर पे बोर्ड परचेज कर लें थोड़ा सा छोटा सा, और उसको अपनी दीवार पे लगा के और चौक से वहाँ पर आप उसको लिखें, और लिखने के बाद देखें कि आपकी राइटिंग कैसी आ रही है। थोड़ी राइटिंग आपकी ठीक होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, इतनी सुंदर भी नहीं। कोचिंग क्लास में जाने से बेहतर है घर पे आप रिटन प्रैक्टिस कर लें, आप बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस लेके आना। बोर्ड पर जब आप खड़े होगे, सामने मिरर रख लो, अपना मोबाइल फ़ोन रख लो सामने, सबसे बेटर वे आज के दिन तो ये है। जब आप सर जैसे बोल रहे हैं ना, सर ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। आप एक छोटा सा 3x3 का 3x4 का बोर्ड खरीद लिए, 250-300 रुपये का आ जाएगा। बोर्ड लगाओ घर के ऊपर और अपना एक स्टैंड के ऊपर मोबाइल लगाओ और अपना खुद का लेक्चर रिकॉर्ड कर लो। और मोबाइल फ़ोन को मानो कि बच्चा है, अगर आप मोबाइल फ़ोन में अच्छे से रिकॉर्ड करने में कामयाब होगे ना, तो सोचिए फुल कॉन्फिडेंस आप में, और रिकॉर्ड करके खुद ही देखो, आपको पता चल जाएगा मैं क्या गलती कर रहा हूँ। दोबारा से बोर्ड पे जाओ, दोबारा से रिकॉर्ड करो, दोबारा से देखो। आप खुद ही अपने इवोल्यूटर हैं और खुद ही आप कैंडिडेट हैं। ये सबसे बेस्ट वे है प्रैक्टिस करने का। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे, ऐसे करके आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और तो बस मेरी तरफ से तो यही है सर, और ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा मैं सभी लोगों को। डेमो आपका अच्छा होना चाहिए, और बाकी जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है देखिए, उनका तो कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकती, वो तो एट ए टाइम वो क्या आपसे पूछते हैं और उनके मूड पे डिपेंड करता है। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप खुद को 10-5 सेकंड का टाइम दे सकते हैं कि आप रुकें, एक बार क्वेश्चन को देखें और तब उसके बाद उसको दें। और अपनी लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोलें या हिंदी में ही बोलें, आप बाइलिंगुअल हो सकते हैं, सबसे अच्छा रहता है। यूज़ करेंगे तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा रहता है। प्योर हिंदी यूज़ नहीं करनी है। हाँ, इंग्लिश यूज़ कर ले तो बेटर है, हाँ, सबसे बेस्ट। लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल हैं इंग्लिश में, तो ध्यान रहे प्योर हिंदी ना हो। प्योर हिंदी की जरूरत नहीं है, अपने प्योर हिंदी हमें बोलना भी नहीं है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश में इंग्लिश में ही पढ़ाना है हमको। तो और ख़ासकर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब आप पढ़ाएं, तो जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जब आप डेमो दे रहे हैं, तब आप एटलीस्ट इंग्लिश में बोलें। क्योंकि तब तो जो भी टर्म्स होगी वो हमारी मैथमेटिक्स की टर्म्स होंगी, तो आप उनको आराम से इंग्लिश में बोल सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा इंग्लिश में ही बोलें, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो टीचर है वो थोड़ा सा इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल हो, फ्लुएंट हो। और बाकी आप अपना जो इंटरव्यू है वो तो आप बाइलिंगुअल में दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। हाँ, और मेरी तरफ से तो इतना ही है बस। थैंक यू सर। तो मैं सर का धन्यवाद करूँगा कि इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको दी, और सर की तरफ से और मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। और अपेक्षा करते हैं कि जल्दी हम लोग मिलेंगे, क्योंकि KVS को मिनी इंडिया कहा जाता है, और मिनी इंडिया इसलिए कहा जाता है कि देश के कोने कोने से टीचर्स आते हैं। और हाँ, तो होता ऐसा है कि साल में 1 बार 2 बार टीचर्स का मीट हो ही जाता है, किसी न किसी कारण से। कभी चेकिंग में मिल जाते हैं, किसी ट्रेनिंग में मिल जाते हैं, तो हम लोग तो आपको नहीं जान पाएंगे, बट अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों ने हमारा चेहरा देख ही लिया होगा। और अगर हमारा वीडियो देख के एक भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और ये वीडियो बनाना हमारे लिए फिर फ़ायदेमंद सोचेंगे हम कि हमारा फ़ायदेमंद हुआ एक्सपीरियंस शेयर करना। अगर एक सिंगल कैंडिडेट भी सिलेक्ट हो जाता है तो अगर कभी ऐसा मिलना हुआ तो ज़रूर मिलिएगा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं KVS में। प्रॉब्लम होती है तो हाँ, अगर और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं आप, तो हम उसका जवाब देंगे ज़रूर। उसको कोई भी दिक्कत होगी आपके इंटरव्यू से रिलेटेड या और भी कोई आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो ड्रीम जॉब है KVS में PGT मैथमेटिक्स बनने की या KVS में टीचर बनने की किसी भी पोस्ट पे, तो उसमें आप सफल हों, कामयाब हों।